नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। पटना में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रहा पलायन रोको, नौकरी दो आंदोलन इस प्रदर्शन के साथ ही खत्म हो गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे से प्रसिद्धि हासिल करने वाले कन्हैया कुमार अब बिहार में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। कन्हैया कुमार के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए खुद राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे और अब जब इस आंदोलन का समापन हुआ तो राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद कार चलाते हुए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सीएम नीतीश कुमार का आवास घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। वैसे आपको बता दें कि बिहार में रोजगार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 2020 से मुद्दा बनाए हुए हैं। 17 महीने के कार्यकाल में बिहार की तत्कालीन गठबंधन सरकार की तरफ से दी गई नौकरी का क्रेडिट भी तेजस्वी यादव ही लेते रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। अब अचानक इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार को उतारकर बढ़त बना ली है और आज कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद आरजेडी को ये कहने के लिए आगे आना पड़ा कि रोजगार का मुद्दा तो उनका उठाया हुआ है। अच्छा है कि अब दूसरे दल भी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी को बड़ा झटका तब लगा जब पटना में पत्रकारों से सचिन पायलट ने कहा कि आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस विधानसभा चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन बहुमत आने के बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा। ऐसे में शुद्ध सियासत में सवाल यह है कि क्या गुजरात अधिवेशन के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है? क्या सचिन पायलट के बयान से तेजस्वी को झटका लगा है? क्या कांग्रेस बिहार में आरजेडी का साथ छोड़ सकती है? क्या नौकरी और पलायन के मुद्दे पर जेडीयू फिसड्डी साबित हो रही है? और क्या कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का बेड़ा पार लगा सकते हैं? बहुत अहम सवाल जिनका जवाब अपने तमाम खास मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है आपको भी मेरी? जी राज जी, बिहार में कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के ऊपर आपने भरोसा किया है, इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी? नहीं, ठीक है, बड़े हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ा नेता है उनको जिम्मेदारी दी जाए, और जिम्मेदारी किसी को भी दी जा सकती है। अगर कन्हैया जी, क्योंकि आज की तारीख में यंग युवा नेता हैं और उनको अगर जिम्मेदारी दे दी तो मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे सीनियर नेता हैं वो गैर जिम्मेदारी दी जाएगी उन्हें। वो भी जिम्मेदारी उनके पास है, उन्हीं की रणनीति है। सिर्फ क्योंकि कन्हैया जी यंग है, थोड़ा रोड पे चल सकते हैं और थोड़ा सा सरकार को जगाने में ज्यादा ताकत लगा सकते हैं। और हमारे जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो कन्हैया जी को पूरा आशीर्वाद दिए हुए हैं और उनके साथ साथ चल रहे हैं। आपने देखा सचिन जी आए थे, हमारे जननायक राहुल गांधी जी गए थे बिहार में। तो आप निश्चिंत मानिए, किसी भी तरह हो, चाहे किसी सीनियर को बागाडोर दी जाए, किसी जूनियर को दी जाए, सवाल जूनियर और सीनियर का नहीं है। सवाल ये है कि देश की जनता जिस उम्मीदों से सरकारों को चुनती है उस तरह उन लोगों को फायदा मिलता है या नहीं मिलता। देखिए, कन्हैया कुमार जी बिहार की पॉलिटिक्स से निकलकर दिल्ली की पॉलिटिक्स में आए। अब दिल्ली की पॉलिटिक्स में कुछ हासिल नहीं कर पाए तो सीधे फिर वापस बिहार की पॉलिटिक्स में चले गए। इससे कांग्रेस के अंदर असंतोष नहीं फैलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कांग्रेस, मैंने आपको पहले भी शायद कहा, मैं चैनलों में कहता हूं, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और जो भी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है उसके कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भी किसी नेता से मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मतभेद कभी नहीं होते। हम लोग असूलों में चलने वाले हैं। हम उन लोगों की अनुयायी हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करके देश को आजाद कराया और आज जो हम ऐसे खुशहाल जीवन जी रहे और विश्व में जो ताकतवर के उभरे, ये हमारी पार्टी की द्वारा सरकार बनाने के बाद जो आज यहाँ पे खड़े हैं, इसीलिए हमारे बीच में कोई भी मतभेद। ठीक है, हमारे साथ संजय रंजन सिंह जी, प्रवक्ता आरजेडी, और राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी, वो भी जुड़ गए हैं। राकेश भाई,
आपका बहुत स्वागत करूंगा और संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश भाई, रोजगार और पलायन का मुद्दा, ये मुद्दा हमेशा आप पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाता है कि एक लंबे टाइम से आपके पास डबल इंजन सरकार है। नीतीश जी कई बार आपके साथ सरकार बना चुके हैं और इस बार अभी वर्तमान में भी वो आपके साथ ही है, डबल इंजन की सरकार, और उसके बाद भी पलायन और रोजगार के मुद्दे पर आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं। देखिए, पलायन शब्द वो कब कहां से आया? पलायन शब्द जो है, उस समय जब 1990 से 2005 के बीच में जो सरकारें थी, उन्होंने पलायन शब्द को लाने का काम किया, जंगल राज के शब्द को लाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने लगातार 2005 से लेकर 2000 के बीच तक 7.5 लाख नौकरी देने का काम किया। 2020 से लेकर 2025 चल रहा है कार्यकाल में लगभग हम लोगों ने 10 लाख नौकरी दे चुका हूँ, और 2 लाख नौकरी देने का और जो प्रण लिया है मार्जिन के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और 2020 से लेकर 2025 तक 36 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी दी, और महिलाओं के आत्मनिर्भर किया। जीविका के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ जीविका बहनों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर करने का काम किया। तो हम लोगों ने हर वादे को जो कहा, उस वादे पे हम लोगों ने खरा उतरने का काम किया। और लगातार हमारी सरकार का एक ही एजेंडा होता है कि विकसित कैसे हो, रोजगार कैसे मिले, किसान को आमदनी दुगुनी कैसे हो, उस पर हम लोग काम करते हैं, लगातार करने का काम किया। रही बात बिहार से लगभग 2 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं, पलायन हो चुके हैं, उसमें हम लोगों का लक्ष्य है कि अक्टूबर तक 1 करोड़ लोगों को लाकर रोजगार देने का काम करेंगे। मतलब 2025 के अक्टूबर तक लाने का काम करेंगे। और हमारे देखे होंगे कि उप मुख्यमंत्री हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, सभी लोगों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली जाके, हरियाणा जाके लोगों को लाने का काम किया, उससे कनेक्टेड करने का काम किया कि बिहार के जितने भी लोग अपने मातृभूमि से जुड़े। तो हम लोग हमेशा लगे हुए हैं और उसको करने का पूरी कोशिश के साथ बिहार की जनता के सामने खड़े उतरने का काम करेंगे। जी संजय रंजन जी, आरजेडी ने तो शुरू से ही तेजस्वी यादव को ही अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है, और गठबंधन में, जैसा कि हम लोगों के पास जानकारी है कि गठबंधन में भी ये तय किया गया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे यदि गठबंधन सरकार बनती है तो। लेकिन सचिन पायलट का ये बयान कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा, चुनाव के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर ए टीम के रूप में कांग्रेस काम करेगी, तो ऐसे में क्या माना जाए कि गठबंधन बरकरार रहेगा आपका? आज पिछला चुनाव हम लोगों ने गठबंधन के साथ लड़ा है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, और हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले कुछ अतिरंजित बयान आते रहते हैं, उन पर टिप्पणी करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने क्या समझकर ऐसा कहा, क्या संदर्भ था उनका, मुझे नहीं मालूम, मगर इतना स्पष्ट है कि आरजेडी राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी है, और आरजेडी के साथ जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं, जो साझा रूप से पिछली दफा चुनाव लड़ी थी, उनका संजय रंजन जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक सवाल राज शर्मा जी से भी लेता हूं। राज शर्मा जी, क्या बिहार में कांग्रेस के पास इतना दमखम है कि वो ए टीम बनकर खेल सके, जो कि सचिन पायलट जी ने कहा है? बात ये आलोक भाई, मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, बिहार ही छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में अकेले लड़ने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 89 के बाद हमारी सरकार नहीं है। मैं दावे के संग कहता हूं, इतने दिनों तक बिना सरकार के कोई पार्टी जीवित नहीं रह सकती। हमारी पार्टी को सारे समुदाय का, सातों धर्म का, जितने भी यहाँ धर्म, 7-8 धर्म जो हमारे देश में रहते हैं, सब लोगों का समर्थन प्राप्त है। एक बात कभी कभी अलग होती है, पब्लिक सोचती है थोड़ा देख ले, अजमा ले, तभी इस बेटी जलाओ पार्टी को सत्ता दे दी। लेकिन अब अपने आप को जो वोटर्स है हिंदुस्तान का, वो ठगा हुआ समझ रहा है। आज आप देख लीजिए किसकी बात होती है, बताइए। ये क्या कि कभी वक्फ की, कभी टावर की, कभी मंदिर की, कभी मस्जिद की, कभी कटेज की। क्या इस बात के लिए देश का वोटर
आपको चुनता है? मैं हमेशा एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। मुझे 11 साल में एक अस्पताल चाहिए जिसका विश्व स्तरीय स्तर हो, एक यूनिवर्सिटी बता दो जो ऑक्सफोर्ड का मुकाबला करती हो। मेरे जैसे साधारण का बच्चा साधारण स्कूल में पढ़े और आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाके पढ़े, अमेरिका में जाके पढ़े। मेरा बच्चा कांवड़ यात्रा में जाए, आपके विधायक का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, मेरे जैसे का बेटा पन्ना प्रमुख बन जाए, आपके सभासद का बेटा भी बड़े ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राज भाई आपके पास आऊंगा। हमारे साथ आरपी रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रघुवंशी जी, पटना में कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद जिस तरह से आज ये आंदोलन किया है, क्या इसे गुजरात अधिवेशन का असर कहा जा सकता है? क्या गुजरात अधिवेशन से कांग्रेस में एक तरीके से जान सी आ गई है? आलोक भाई, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। और आज जिस तरह से पटना की सड़कों पर कांग्रेस उतरी, खास तौर से मुख्यमंत्री के आवास को घेरने का जिस तरह से प्रयास किया गया, वो एक सुगबुगाहट तो जरूर है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। लेकिन आलोक भाई, आपका ध्यान एक बात पर मैं दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही पटना की सड़कों पर कांग्रेस का ये बड़ा आंदोलन हो रहा था, ठीक उसी समय बिहार के एक विधायक रीतलाल यादव के घर पर छापे मारे जा रहे थे। जी। तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा और बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में चुनाव के ऐन वक्त मौके पर इस तरह की यदि चीजें हो रही हैं कि मैं आंदोलन नहीं कर सकता। यदि मैं आंदोलन करने की कोशिश करूंगा तो साहब छापे पड़ेंगे, किसी न किसी को घेरा जाएगा, एक संदेश दिया जाएगा कि ये जो है तुम्हारे घर पे भी पड़ सकते हैं। तो इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। और आलोक जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता का एक बड़ा लंबा अनुभव जिया है, देखा है, समझा है चीजों को। तो हमें पत्रकार की दृष्टि से भी ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में आंदोलन करना कब से इतना बड़ा गुनाह हो गया साहब जी कि आंदोलन करते ही छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये जो आपने अभी विषय रखा कि बिहार का भविष्य क्या है और बिहार में किस तरह से चीजें चलेंगी। सचिन पायलट ने ऐसा क्यों बोला कि साहब विधायक तय करेंगे। देखिए, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। कोई भी गंभीर नेता यही बात कहेगा कि हमारे विधायक तय करेंगे साहब मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सारे पॉलिटिकल विश्लेषक मानते हैं, सारे पत्रकार मानते हैं, आलोक जी आप और हम भी सहमत हैं कि यदि वहां गठबंधन की सरकार बनने का कोई अवसर होगा, और आज तक सर्वे आया आलोक जी, वो सर्वे दिखा रहा है कि 50% से भी ऊपर संभावनाएं हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की। तो जी, बहुत बड़ी बात। यदि मुख्यमंत्री बनने की कोई बात वहां पे होगी गठबंधन की तरफ से, तो बहुत ऑब्वियस है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रघुवंशी जी। संजय रंजन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात रघुवंशी जी ने कही है, आपने उसको सुना भी होगा, ध्यान से सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा। संजय जी, कांग्रेस के नेताओं का अगर यही रवैया रहा, जिस तरीके से आज सचिन पायलट बोल कर गए
और इसके पहले भी गठबंधन को लेकर तमाम इस तरीके के बयान आए जिसमें से ऊहापोह की स्थिति हुई और यह भी चर्चा होने लगी कि क्या गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या आरजेडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आरजेडी का अपना भी स्वरूप बहुत बड़ा है बिहार में, क्योंकि लालू यादव जी लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे, फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव का भी कार्यकाल बहुत यादगार रहा। तो क्या इस तरीके के बयानों से गठबंधन कमजोर होता आपको नहीं दिखता? फिलहाल इस तरह के बयानों पर कोई टिप्पणी जो है वाजिब नहीं है, ये उनका आंतरिक विषय है। टेक्निकली ये बात सही है कि विधायक ही मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, मगर प्रैक्टिकली जब आप चुनाव में जाते हैं और साझा तौर पे चुनाव लड़ते हैं तो एक तय रहता है कि जो सबसे बड़ी जो पार्टी है उसका ही मुख्यमंत्री होता है अमूमन। बिहार में अपवाद भी है, मगर ये तय है कि जो आज की स्थिति है, राजनीतिक हैसियत की जो स्थिति है, उसके हिसाब से देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आशा की जाती है कि अगले चुनाव में भी ये सबसे बड़ी पार्टी ही रहेगी। तो निश्चित रूप से जो चेहरा आरजेडी का होगा, आदरणीय तेजस्वी जी ही होंगे जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और बिहार का ये नेतृत्व कर चुके हैं। इन्हें मौका मिला है 2 बार साझा सरकार चलाने का और जो 10 लाख नौकरियों का जो प्रॉमिस था 2019 में आदरणीय तेजस्वी जी ने ही किया था और ये इतना बड़ा इश्यू बना, इतना बड़ा विषय बना जिस पर पूरी राजनीति बिहार की केंद्रित हो गई। आज जो 7 लाख नौकरियां दी गई हैं लगभग, आप देखें तो इसके पीछे जो ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है वो आदरणीय तेजस्वी जी का ही विजन था, उन्हीं की दृष्टि थी, जिसकी वजह से अंततः सरकार ने ये वायदा पूरा किया। ये अलग बात है कि 17 महीने के बाद साझा सरकार नहीं रही और नीतीश जी ने भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना दिया। जी, इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि वो जो 10 लाख नौकरियों को देने का जो वायदा था वो सिर्फ एक चुनावी वायदा नहीं था, एक विजन था, एक दृष्टि थी जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। और आज एक्सेप्टेंस के पैमाने पर अगर देखें तो बिहार में जो सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ी हैसियत रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है राजनीतिक रूप से तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। बाकी जो पार्टियां हैं अपने स्तर पर कुछ कुछ बातें कहती हैं, कुछ कुछ बयान देती हैं और मुझे लगता है कि अब चुनाव जब दरवाजे पे दस्तक दे रहा है तो इस तरह की टिप्पणियों से भी बचना चाहिए। ठीक है संजय रंजन जी, ठीक है संजय रंजन जी। राकेश भाई, वक्फ कानून को लेकर पहले ही बिहार में इतने ढेर सारे प्रदर्शन, धरने चल रहे हैं अलग अलग संगठनों की तरफ से और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब ये रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, ये भी मुद्दे अगर एक तरीके से कंपाइल होकर आपके खिलाफ आते हैं और धरना प्रदर्शन इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या गठबंधन या संयुक्त रूप से हो, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानी और खास तौर पर एनडीए की परेशानियां बढ़ सकती है बिहार में। देखिए, एनडीए की कोई परेशानी नहीं बढ़ सकती है। एनडीए जो है मजबूती रूप से हम लोग काम किए हैं। आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, हम लोग एनडीए ना पूरी मजबूती के साथ विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार हमारी जो सोच है कि हमेशा बिहार आगे बढ़े और हम लोगों ने एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। एक मिनट, आपको ना थोड़ा सा कट रहा है, आप आ नहीं रहा है। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। आपका सवाल, आपके यहाँ से कॉल आ रहा है, उनको बोलिए थोड़ा सा रुकेंगे। हेलो राकेश भाई, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। आप थोड़ा सा एक बार फिर से विषय को थोड़ा सा बोलिए। विषय में भूल गया, आपका प्रश्न भूल गया। राकेश भाई, वक्फ को लेकर पहले से ही आप घिरे हुए हैं बिहार में, अब रोजगार और पलायन का जो मुद्दा है ना, ये भी आपको घेरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड पे हम लोगों ने मुसलमान भाइयों के लिए काम किए, जो 8 बिंदुओं पे जो है मुसलमानों के लिए हित में है, चाहे मुसलमान बहनों के लिए हो, चाहे वक्फ की संपत्ति को प्रदर्शित करने का लिए हो, चाहे भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी
और वक्त की संपत्ति से जितने भी फायदे होंगे मुसलमानों के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब बच्चों को देने का काम करेंगे। हम कहीं गिरते हुए नजर नहीं आ रहे। गिरते कहाँ आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं जमाते उलामा जो मदनी साहब जो मदीना से आए वो घेर रहे हैं, जो अफगानिस्तान से पठान साहब आए हैं जो हैदराबाद में बैठे हैं वो घेर रहे हैं, जो बुखारा से बुखारी साहब आए हैं वो इमाम बनने के लिए हमारे हिंदुस्तान आए थे वो घेर रहे हैं। बाकी देश मुसलमान हमें नहीं घेर रही है, घेर रही है जो बाहर से आए वो लोग घेर रहे हैं। रही बात आप पलायन की बात कर रहे, पलायन शब्द कहां से आया? 1990 से 2005 के बीच में जो पलायन शब्द आया वो पलायन शब्द आज भी चल रहा है। रही बात दूसरी बात रोजगार की बात, हमने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 36 लाख युवाओं को हम लोगों ने आत्मनिर्भर किया। और अभी हमारे भाई साहब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 17 महीने के कार्यकाल था, उस समय में वहां के जो तेजस्वी प्रसाद जी जो अपने विभाग के जो मंत्री थे उसमें से एक भी रोजगार एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। उस समय मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के माध्यम से और शिक्षक की बहाली हुई, चाहे किसी विभाग की बहाली हुई, उसमें सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हुआ है। रही बात बिहार की, बिहार में आज कांग्रेस किस तरह राजेश पायलट आके बोलते हैं, किस तरह आके राहुल गांधी बिहार में बोलते हैं। लोकसभा के चुनाव में लोग कहां गायब थे? आज बिहार में चुनाव है, बिहार आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 16 बार लोकसभा के चुनाव में आए, चुनाव जीतने के बाद 3 बार आए। गृह मंत्री जी बिहार में 2 बार दौरा कर चुके हैं। तो उनकी चिंता होती है बिहार के लोगों की। और किस तरह देख सकते हैं कि बजट के माध्यम से बिहार को भारत सरकार देने का काम किया है। बहुत सारे हम लोग हमेशा विकसित बिहार बनाने की चिंता करते हैं। ठीक है राकेश भाई ठीक है राकेश भाई, आपकी बात समझ लिया है। राज जी भी समझ गए होंगे। राज जी आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जहां जहां पर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में जाती है वहां पर हमेशा यह देखा जाता है कि कांग्रेस सेकेंड पार्टी बनकर रह जाती है। और चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, हमेशा यही होता है। आप भी खुद महसूस करते होंगे। उसके बाद भी कांग्रेस क्या बिहार में गठबंधन के साथ जाएगी, या फिर इस पर भी चर्चा हो सकती है कि कांग्रेस अकेले भी जाए? देखिए, राजनीति में हर चीज की संभावना देखते हुए करनी चाहिए। राजनीति में किसी से दोस्ती और किसी से दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, अस्थायी चीजें होती है। और अभी आपने देखा था कि अहमदाबाद अधिवेशन में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन साहब ने भी जो कहा था, मुझे लगता है मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। जैसी स्थितियां होंगी वैसी चुनाव लड़ा जाएगा। मेन मुद्दा हमारा सत्ता में आने के साथ साथ ये है कि जो बिहार हो या यूपी हो, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करता हूं, वहां पे जैसे हमारी आइडियोलॉजी है, हम लोग सरकारी नौकरियों पे विश्वास ज्यादा रखते हैं। बेटी जलाओ पार्टी प्राइवेटिज्म में ज्यादा विश्वास रखती है। तो हम चाहते हैं कि जो देश का बच्चा पढ़ रहा है, जो देश के बच्चे के सपने हैं, वो सपने साकार हों। जब मेरे जैसे साधारण आदमी के बच्चे के सपने साकार होंगे तभी देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर सकते हैं। ठीक है राज भाई वक्त कम है। रघुवंशी जी से भी एक सवाल लेता हूं। रघुवंशी जी, कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को एक बार फिर दिल्ली से निकालकर बिहार में उतार दिया है। बिहार से लेकर दिल्ली में आए थे उनको, लेकिन दिल्ली से निकालकर फिर बिहार में उतार दिया है। क्या इस बार वो कारगर साबित होंगे वहां? ये बहुत बड़ा सवाल किया है आपने। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि वो कांग्रेस जिसके पास नेताओं की एक बड़ी फेहरिस्त होती थी, वो उसके पास अब केवल एकमात्र नेता कन्हैया कुमार बचा है, जिसको कभी बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार, बिहार से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर बिहार ले जाया जाता है। ये बड़े ताज्जुब की बात है और मुझे पूरा भरोसा नहीं, इत्मीनान है कि इस तरह के प्रयोग राजनीति में ना तो पहले कभी सफल हुए हैं आलोक जी, और ना आगे कभी सफल होंगे। लेकिन आपकी डिबेट में बार बार एक बात हो रही थी, पलायन। आलोक जी, इस मुद्दे पे कभी अलग से भी डिबेट कीजिएगा, लेकिन आज मैं आपको इस मुद्दे पे एक बात बता देता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि ये तो पुरानी बात हो गई, पलायन तो बहुत पुराना मुद्दा है, उस पुराने मुद्दे को ही हमने अभी जो है तकिया कलाम बना लिया है बाकी राजनीतिक पार्टियों ने। सच ये है आलोक जी, कड़वा सच है
कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जी आपके और हमारे आसपास छोटी छोटी नौकरियां करने वाले बच्चे, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके घर में सफाई का काम कर रहे हो, चाहे आपके दफ्तर में चाय पानी पिलाने का काम कर रहे हो, बड़ी संख्या में बिहार से आते हैं या खेती में काम कर रहे हो। मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की छोल में 80% बिहार के बच्चे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसको आप फर्जी बात कह करके, इसको जुमला कह करके झुठला नहीं सकते। तमाम राजनेताओं को इन मुद्दों पे जवाब देना पड़ेगा आलोक जी। बिल्कुल। इस पे अलग से डिबेट कीजिएगा जरूर। जी बिल्कुल रघुवंशी जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आपका शुक्रिया करूंगा, आपने हमें वक्त दिया। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन सिंह का कहना है कि बिहार के जो मुद्दे हैं वो सभी उठाएंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या दूसरे राजनीतिक दल के नेता। कांग्रेस बिहार की तस्वीर बदलने के लिए संघर्ष कर रही है। बिहार में अब कांग्रेस ए टीम बनकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर रही है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।